केरल मतलब न्यू केरल की रचना होती है। केरल कौमुदी एक प्रकार से भारत के स्थानीय भाषाओं के पत्रकारिता में एक विश्वसनीय आवाज के रूप में केरल कौमुदी उभर कर आया है। लंबे समय में आप काम करते 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 एक प्रकार से केरल की जनता की आत्मा की आवाज केरल कौमुदी बना है। और मैं मानता हूं कि ये जनता की भावना, जन संस्कृति और चेतना, ये तीनों का एक प्रकार से प्रतिरूप बना है। आज केरल कौमुदी ने दी न्यू इंडिया ए न्यू केरल ये थीम जो रखा है, उसमें न्यू इंडिया की कल्पना को मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहता हूं। हम एक ऐसे भारत की बात करते हैं जो भारत आकांक्षी है, भविष्य की उन्मत्त भविष्य के लिए, भविष्य के प्रगति के लिए जिसके मन में होप है, ऐसा आकांक्षी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक आत्मविश्वासी भारत, ये तीन मिलकर नए भारत की कल्पना होती है। और इसके लिए भारत के हर राज्य को अपने ऑप्टिमम लेवल पर विकसित करना, ये हमारा लक्ष्य है। हम एक ऐसी राजनीति की भी कल्पना करते हैं, पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स का इस देश में मोदी जी ने शुरुआत किया है, जो कंप्लेन की जगह कमिटमेंट में विश्वास रखता हो। कंप्लेंस होगी ही, देश कितना भी विकसित होगा, कंप्लेंस होगी, परंतु कमिटमेंट होना चाहिए कि हम हर कंप्लेन का निराकरण करेंगे और अपीजमेंट की जगह, तुष्टीकरण की जगह डेवलपमेंट कर कर किसी को अपीज न करना पड़े, ऐसी सोसाइटी की रचना में जो भरोसा करता हो। हम साइलेंस से स्ट्रेंथ की ओर जाना चाहते हैं। जो चुप बैठे हैं, दबकर बैठे हैं, उनकी ताकत इतनी हो को उनको चुप रहने की जरूरत न पड़े। हम डाउट से डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं और डिले से डिलीवरी की ओर जाना चाहते हैं। अगर इस 6 मुद्दों को हम इकट्ठा करते हैं तो आज की भारत की कल्पना सटीक तरीके से नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। हमने विकसित केरल की कल्पना की है। केरल में ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। केरल की संस्कृति, केरल का साहित्य और केरल का एजुकेशन के प्रति लगाव, ये पूरे भारतवर्ष में केरल को टॉप का राज्य बनाता है। इसमें पूरे भारत का विश्वास है। यहाँ पर आयुर्वेद से लेकर आईटी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक और बैकवाटर से लेकर बौद्धिक विमर्श तक, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तक, ये सब जगह में केरल ने पूरे भारत में बेस्ट परफॉर्म किया है और केरल में ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा है। मगर यहाँ पर एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, फिर एलडीएफ, यूडीएफ, ये जो क्रम चला है, उसने पॉलिटिक्स में एक प्रकार की स्टैग्नेंसी, स्थगितता लाने का काम किया है। ये दोनों लोग, दोनों गठबंधन सुनिश्चित है, या तो हम करेंगे या वो करेंगे। अब केरल में अभी अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुआ, उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। मैं केरल की जनता को अपील करने आया हूं, एक नए विचार का, नए ब्लड का और नए प्रकार के पॉलिटिक्स की केरल को जरूरत है, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम
विकसित केरल की कल्पना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले से, रेड फोर्ट से रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर की बात करते हैं और पावर जनरेशन की बात करने के साथ साथ प्लेनेट प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। इतनी डाइवर्स डेवलपमेंट की कल्पना शायद ही किसी नेता ने भारत में लेकर आया और एक नया आत्मविश्वास जगाने का काम किया। और इसी का परिणाम है कि हम 11 साल में आज दुनिया चकाचौंध होकर देख रही है, ऐसा भारत बना पाए हैं। मैं 2014 की बात करता हूं। 2014 में हम दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। इकोनॉमी के टेबल में हम 11th प्लेस पर थे। सिर्फ 11 वर्ष में हम 11th प्लेस से आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और आप लोग 4th लार्जेस्ट में तालियां बजाते हैं, हर्ष करते हैं, मगर 2027 दिसंबर के पहले हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। और सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग ये परसेंटेज का आधार ढूंढना बड़ा दिक्कत है, मगर किसी युवा ने ढूंढकर एक फॉर्मूला बनाया है, 610% इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। और आज दुनिया में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में होते हैं, इंडिया में होते हैं। ये बताता है कि हमने 2014 से 25 तक 11 साल में कितना अचीव किया है। हमने 11 साल में 60 करोड़ गरीबों के लिए, 60 करोड़ गरीबों के लिए उनको घर दिया, घर में गैस दिया, उनको पीने का पानी दिया, बिजली दी है, 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया है और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। तो एक प्रकार से 60 करोड़ गरीबों के जीवन में वो जो लोग 2 पीढ़ी से संघर्ष कर रहे थे जिस चीज के लिए, वो सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में समाप्त कर दिया। और एक 10 साल के अंदर ही 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ, सिर्फ भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बना, सिर्फ भारत ने हर प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम लाकर इन्वेस्टमेंट नहीं लाया है, सबसे ज्यादा FDI हम नहीं लाए, एक्सपोर्ट को अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर सिर्फ नहीं ले गए हैं, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर ले जाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि ये भारत के कंप्लीट डेवलपमेंट का मॉडल है। हमने कई प्रकार के अनेक प्रयोग कर इसको सिद्ध किया है। आज स्पेस के अंदर भारत का दबदबा है, आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत का दबदबा है, R&D के 35 सेगमेंट में से 15 सेगमेंट में हम 1 से 4 में खड़े हैं और बाकी सभी सेगमेंट में 1 to 10 है। और 10 साल पहले R&D में एक भी सेगमेंट में हम 1 से 5 में नहीं थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बताता है कि फ्यूचर भारत का है। सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करने वाला कोई एक देश बना है 10 साल में एवरेज, तो वो हमारा भारत बना है। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का मतलब यहां बैठे हुए सारे लोग समझ रहे हैं, यहां R&D हो रहा है और फ्यूचर भारत की रजिस्टर्ड पेटेंट्स का है। वो आज पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है, इसको फील कर रही है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि अगली बार NDA की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी। स्वाभाविक है,
मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% मिला, 11% केरल की बात है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16%, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थर्स पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं। वो जंप लगाकर 22 हो। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन। हमने देश में कई चुनाव ऐसे लड़े हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आसाम में हमारी 3 असेंबली सीट थी, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के बाद बनी। त्रिपुरा में हमारी एक भी सीट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड किया। मणिपुर में हमारी एक भी सीट नहीं थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ये सभी पूर्ण बहुमत की सरकार बार बार चुनकर आई है, 2 बार 3 बार चुनकर आई है। और यहां पर तो हमारे पास अच्छा खासा 20% का एक बेस बना है। और इस बार ग्रामीण केरल में भी हमें अच्छा प्रतिसाद मिला है। और हम एक नारा लेकर केरल की जनता के सामने गए हैं, विकसित केरल, सुरक्षित केरल और सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला केरल, जो केरल जैसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब अपीसमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है, तो आप किसी के लिए अपीसमेंट करते ही दूसरे को अन्याय कर देते हो। और हम वो पार्टी है जो अपीसमेंट में नहीं मानती है, सभी के साथ न्याय करती है। आज केरल की आर्थिक स्थिति का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बहुत सारे लोग, विशेषकर जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को एडेप्ट करे हुए राइटर्स हैं, वो वर्णन करते हैं क्या कमी है। सब डेवलपमेंट है। मगर मैं बहुत ब्लंटली आज कहना चाहता हूं, समग्र केरल के विकास की चिंता करे, मतलब केरल के हर नागरिक के विकास की चिंता करे, तो रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी केरल का भला नहीं कर सकती। रेमिटेंस जो आ रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, और बढ़ना चाहिए, परंतु इससे केरल का हर नागरिक का विकास नहीं हो सकता है। जिनके परिवार में से कोई विदेश में नहीं है, उनका क्या होगा। हमने रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी की जगह सबको डेवलप करने वाली इकोनॉमी का मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसमें रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी भी इसका हिस्सा होगा। रेमिटेंस को कम नहीं करना है, परंतु और भी एवेन्यू खड़े करने पड़ेंगे। टूरिज्म के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है उसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल के अंदर दरियाई व्यापार का जो पोटेंशियल पड़ा है उसको 100% एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल का आयुर्वेद, केरल की औषधियां और केरल के मसाले वो वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और केरल के अंदर डेटा स्टोरेज से लेकर आईटी से लेकर सेमीकंडक्टर तक के ढेर सारे ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें भूमि की ज्यादा जरूरत नहीं है,
जहां आईक्यू की जरूरत है वो केरल में हमें डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी केरल का भला नहीं कर सकती। रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी को भी इंक्रीज करते हुए एक कंप्लीट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल केरल ने एडॉप्ट करना पड़ेगा, जो केरल को आगे ले जाएगा और केरल के हर नागरिक के लिए ये मॉडल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें हर नागरिक को अपनी प्रतिबिंब दिखाई पड़े, हर नागरिक के लिए इसके अंदर स्थान हो, थिंकिंग हो। जो हो गया है उसको कम नहीं करना है, बढ़ाना है, मगर जो छूट गया है इसको भी लेकर आगे बढ़ना है। वो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है और यही हमारे विकसित केरलम का एक नींव है। मित्रों, हम सुरक्षित केरल भी चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अपरेंटली देखने में ठीक दिखता है, मगर कई प्रकार के खतरे जब धीरे 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 बढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हमें सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जब पीएफआई पर हमने बैन लगाया, दबे स्वरों में यूडीएफ और एलडीएफ ने इसका विरोध किया या समर्थन नहीं किया। मैं आज केरल की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जमाते इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एसडीपीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टियां क्या केरल को एक रख सकती है क्या? जो सह अस्तित्व में नहीं मानते हैं वो कैसे केरल को एक रख सकते हैं? एक खतरों को शासन की जिम्मेदारी है कि उसको पहचाने और उसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैं आज देश भर में जहां पर भी जाता हूं और कहता हूं कि हमने पीएफआई पर बैन लगाकर सारे पीएफआई के कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश अपने आप को सुरक्षित मानता है और इस सुरक्षित केरल का जो कंसेप्ट है वो पर्दे के पीछे हमें दिखाई न पड़े ऐसे अदृश्य खतरों को पहचान कर इससे भी केरल को सुरक्षित करना वो कंसेप्ट है। तो हम इसको मानते हैं कि विकसित केरल से अकेला न्यू केरल नहीं हो सकता, इसके साथ सुरक्षित केरल भी होना चाहिए। और मित्रों, तीसरा, जिसमें सभी की आस्थाओं का सम्मान हो, हर धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। मगर जब आप अपीसमेंट करते हो तो अपीसमेंट करते ही किसी के साथ अन्याय कर देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का शुरुआत किया, 4 करोड़ घर मकान गरीबों को दिए। इसमें किसी का धर्म नहीं पूछा है। हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, क्रिश्चियन को भी मिला, पानी भी सभी को मिला, अनाज भी सभी को मिल रहा है और इलाज भी सभी को मिल रहा है। जब आप सरकार चलाते हो तो सभी प्रकार की आस्थाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और जब सबरीमाला में आस्था का सवाल खड़ा होता है